हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज। आप लोगों को पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है 27 अक्टूबर को निर्धारित हुआ है और इसके लिए अब आपके पास जो है 75 डेज शेष रह गए हैं। इसी में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो इस 75 डेज को अच्छे तरीके से यूज करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है। आप टेस्ट सीरीज अच्छे से सॉल्व करिए ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका कौन सा सब्जेक्ट तैयार हो गया है और कौन सा सब्जेक्ट अभी तैयार नहीं हुआ है। तो आज का जो हमारा टेस्ट है पॉलिटी का है। ये यहाँ पे पहला टेस्ट है। ये इसके पहले हमने 6 टेस्ट चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को प्लीज़ जाइए देखिए, और आशा करते हैं कि आपके लिए वो वीडियो हेल्पफुल होगी। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज, पॉलिटी का पहला टेस्ट। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इलवर्ट बिल का उद्देश्य था। ऑप्शन ए है, जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। और ऑप्शन बी क्या है, तो देश प्रेम की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उससे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। ऑप्शन सी है, प्रशासनिक सेवाएं परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ऑप्शन डी है, शस्त्र एक्ट के संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। तो यहाँ पे पूछा गया है किसके बारे में, तो इलबर्ट बिल के बारे में पूछा गया है। लॉर्ड रिपन के समय में ये आया था और इसी बिल की वजह से लॉर्ड रिपन को इस्तीफा देना पड़ा था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना इलबर्ट बिल का उद्देश्य था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये बिल जो है पास नहीं हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित थी। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1947। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश का निर्गत का जो शक्ति था वह प्रेरित था भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, या फिर 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, या फिर 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा जो है भारतीय विधानपालिका को द्विसदनीय बनाया गया था, तो यह बनाया गया 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं। पहला है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा कथन है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। और तीसरा है, केंद्र द्वारा प्रांतों के विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। अब यहाँ पे कूट से इसका सही आंसर बताना है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हुआ, दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था की गई थी 1909 में की गई थी मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा। तो यहाँ पे पहला सही है और तीसरा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा की गई। 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, या फिर 1947 या फिर 1935 के अधिनियम द्वारा। तो भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा की गई, तो यह समाप्ति हुई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या फिर भारतीय शासन अधिनियम 1919। यहाँ पे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो यह शक्ति प्राप्त हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, या फिर प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा।
तो भारतीय संविधान सभा में सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वह हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, भारत को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, या फिर राष्ट्रवादी प्रेस और सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, या फिर भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो 1927 की जो बटलर कमेटी थी इसका उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत शासन अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 या फिर चार्टर एक्ट 1833 किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? पहला है भारत सरकार अधिनियम 1909, दूसरा कथन है भारत सरकार अधिनियम 1919, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर चौथा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो केंद्र में द्वैध शासन की जो व्यवस्था की गई थी यह की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रांतों में 1919 के द्वारा की गई और केंद्र में 1935 के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि जो था वह 10 लाख की जनसंख्या के अनुपात में था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था किसके द्वारा? साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या फिर ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो यह किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? 1909 का इंडियन काउंसिल अधिनियम, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम, 1935 का अधिनियम या फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो यह किया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ था वह 1891 में हुआ था मध्य प्रदेश में, और मृत्यु जो हुई यह 1956 में हुई। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ष जनगणमन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? किस वर्ष जनगणमन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो 1948 में ऑप्शन है 1948, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1950 या फिर ऑप्शन डी है 1951। तो यह अपनाया गया 1950 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, ए के अय्यर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप पांडुलेखन समिति जो थी उसके संविधान की उसके जो सदस्य नहीं थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों लोग सदस्य थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या फिर भारतीय संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बल कब से अंगीकृत किया गया? तो यह जो राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया यह अंगीकृत हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी या फिर बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह
संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947 या फिर 26 जुलाई 1946। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 फरवरी 1947 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ऑप्शन है कांग्रेस, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी या फिर लिबरल पार्टी। तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या फिर 9 दिसंबर 1946 को या फिर 19 नवंबर 1949 को। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या फिर पंजाब से। कहाँ से हुआ था? तो इनका जो निर्वाचन हुआ था यह हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। किसके द्वारा बर्मा जो है भारत से अलग हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बर्मा जो है यह भारत से अलग हो गया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947 या फिर 15 अगस्त 1947। तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर C.D. देशमुख। किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा या फिर भारतीय संसद द्वारा या फिर ब्रिटिश संसद द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जगजीवन राम। तो इसमें जो नहीं थे वह थे ऑप्शन सी, डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है 1946 में जो गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार थी उसमें सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। संघीय न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी भारत में वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। तो 1935 ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी, B.N. राव या फिर टी.टी. कृष्णमाचारी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा के, संवैधानिक सलाहकार जो थे यह थे B.N. राव। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? के.एम. मुंशी, S.P. मुखर्जी, बलदेव सिंह या फिर B.R. अम्बेडकर। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर जी थे स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन. गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू,
अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर या फिर सरदार पटेल। प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, नीचे यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे एन गोपालास्वामी और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल इससे जुड़े नहीं थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 एवं 3 होगा। तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन ए है ऑस्टिन, ऑप्शन बी है CR एटली, या फिर ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो किसके द्वारा कहा गया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। ये ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ऑप्शन ए है उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, ऑप्शन सी है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, या फिर ऑप्शन डी है भारत सरकार संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? प्रांतों से संविधान सभा के निर्वाचित होने का कौन सा तरीका था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इनका जो चुनाव हुआ था वह प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा ये निर्वाचित हुए थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, ऑप्शन ए है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, ऑप्शन सी है विभिन्न प्रांतों में विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, या ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। पद संख्या 36 और 37 में बस ऑप्शन चेंज है, बाकी क्वेश्चन एक ही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। किसके द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ? तो यह जो एक्ट था यह था चार्टर एक्ट 1833। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, या फिर KM मुंशी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे? जवाहरलाल नेहरू, S राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष जो थे यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या फिर कैबिनेट मिशन 1946 में। तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री अय्यर, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है स्वराज पार्टी 1934 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में, या फिर सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया? तो यह प्रस्तुत किया गया था सर्वप्रथम स्वराज पार्टी 1934 के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? पहला कथन है,
वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन सा जो विषय कथन है वह संविधान सभा के विषय में सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा पहला एवं दूसरा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है कि वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण क्या है कि वेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है, नीचे कूट दिया हुआ है इससे आंसर। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन सही है पर कारण इसका गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता विधेयक के कार्य रूप में परिणत करने के लिए। ऑप्शन सी है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन डी है पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। तो यहाँ पे रेडक्लिफ जो समिति थी यह इसका जो गठन हुआ था यह हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? तो यहाँ पे 15, 13, 12 या फिर 10। तो यहाँ पे कुल 15 महिलाएं थीं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948 या फिर 25 नवंबर 1949। तो यहाँ पे संविधान सभा का जो तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था या 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अधिनियम अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 11 फरवरी 1948 को या फिर 26 नवंबर 1949 को या फिर उपयुक्त में से किसी तिथि को नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 50 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किए। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपका एक लाइक और एक शेयर हमें कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। और ये PDF जो है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।